सर, हालिया समय में बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, उथल-पुथल है और जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उन पर काफ़ी अटैक हो रहे हैं। उस स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो हमें बांग्लादेश का इतिहास समझना होगा कि बांग्लादेश ये बना कैसे है और क्या ये भारत के हमेशा से साथ रहा है, या ये जो अब स्थिति बनी हुई है ये हमको दिखाई दे रही है पहले से ही ये स्थिति रही है। आप समझ लीजिए कि ये एक पाकिस्तान का ही हिस्सा है, ये कोई नई बात बताने वाली नहीं है। 1971 में जब इनकी बहुत पिटाई की पश्चिमी पाकिस्तान ने, तो इन्होंने चारों तरफ मदद की गुहार लगाई और ये सब भारत में घुसने की कोशिश करने लगे। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक किया और इनके प्राण बचाए। लेकिन ये एहसान फरामोश उस दिन के बाद से ही कभी इन्होंने ये नहीं माना कि भारत ने हमको अलग देश के रूप में मान्यता दिलाई है और हमारे प्राणों की रक्षा की है। ये हमेशा से ही भारत को अपना एक ऐसे ही शत्रु मानते रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान मानता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो शुरुआत में मुजीबुर रहमान हुए हैं, वो 3 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद से तो सब एंटी इंडिया आए हैं। तो क्या आज की स्थिति जो है, ये हम इतिहास से जोड़कर ही इसे देखें या ये मोहम्मद यूनुस के आने के बाद ये बहुत ज़्यादा कट्टरवाद आ गया है? ये बिल्कुल हमको इतिहास से जोड़कर ही देखना होगा। जब ये पाकिस्तान बना है ओवरऑल, तो जो स्थिति आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की है कि वो ही 18-20% के करीब हैं, वो ही पाकिस्तान में हिंदू थे 18-20%। वो ओवरऑल बांग्लादेश में भी और जो आज का पाकिस्तान है उसमें भी। लेकिन इन दोनों ही जगह पर हिंदुओं के साथ में प्रताड़ना की गई है। इनको धर्म परिवर्तन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज किया गया है। और अब उनकी, अब देख लो, हर जगह इनकी आबादी वही 3-4-5% पर कर दी गई है। अब थोड़ा सा इतिहास में जरूर बताना चाहूंगा। 1971 के युद्ध के बाद में मुजीबुर रहमान जी राष्ट्रपति बन गए और 15 अगस्त 1975 को उनका एसिनेशन कर दिया गया उसके द्वारा, फौज के द्वारा। तो उसमें हालांकि डायरेक्ट तो इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जो जियाउर रहमान थे उनका हाथ था, जबकि वो मुजीबुर रहमान के खास से पैसादार थे। लेकिन फिर बाद में जियाउर रहमान जो बने, राष्ट्रपति बने, फिर उनका भी एसिनेशन किया गया जियाउर रहमान का। और जियाउर रहमान कौन थे? जो खालिदा जिया हैं उनके हस्बैंड थे। अब आप समझ लीजिए कि कड़ी कहां से कहां जा रही है। खालिदा जिया की जो पॉलिसी हैं वो भारत विरोधी देखी जाती हैं भारत में। और जब कांग्रेस भी थी तब भी जो आवामी लीग है उसी से ज़्यादा संबंध रखने की कोशिश थी। जो खालिदा जिया की बीएनपी है उससे संबंधों में हमेशा खटास रही है। तो खालिदा जिया को क्या हम ये मानें कि वो पूरी तरीके से पाकिस्तान परस्त हैं और हिंदू विरोधी हैं, और जो अब उनके बेटे आ रहे हैं तारिक रहमान, वो भी यह ऐसी ही पॉलिसी अपनाएंगे? देखिए सर, जब मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी तो खाली उनकी हत्या नहीं हुई थी। उनके जो बेटे थे, 3 बेटे थे शायद उनके, और जो उनकी पत्नी थी, उनके परिवार के जितने भी सदस्य थे, 10-12 सदस्य, सबकी हत्या की गई थी। और ये जो शेख हसीना हैं और इनकी एक और दूसरी बहन थी, इनके प्राण बच गए थे क्योंकि ये उस वक्त जर्मनी में थी। लेकिन ये जर्मनी को छोड़ करके जब मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई 1975 में, तो ये दिल्ली आ गए। 1975 में ही दिल्ली में आ गई है और ये 81 तक, 1981 तक दिल्ली में ही रहे हैं। इसके बाद ये बांग्लादेश गई हैं शेख हसीना, और इन्होंने अवामी लीग जो इनकी पार्टी है उसकी प्रेसिडेंट बनी है और इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं और ये वहाँ पे जीती हैं। तो शेख हसीना के मन में भारत के लिए हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है कि भाई उनके जो पिता हैं मुजीबुर रहमान, उनके भी प्राण उन्होंने ही बचाए और शेख हसीना को के प्राण भी भारत ने ही बचाए। अब भी भारत ही शेख हसीना को बचाए हुए है। लेकिन जो खालिदा जिया हैं वो शेख हसीना के एकदम अपोजिट हैं। अब आप अपने देश में देख लीजिए, अगर कोई दो पार्टी होती है, उनकी विचारधारा में अगर अपोजिशन हो तो फिर वो उसी ढंग से रिएक्ट करती हैं। तो खालिदा जिया जो है वो हमेशा से ही भारत के साथ में थोड़े कड़वाहट वाले संबंध रखती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने बताया कि उनके जो हस्बैंड थे जिया और रहमान, वो पूरी तरीके से भारत विरोधी थे, तो खालिदा जिया भी फिर हम ये क्यों कहें कि थोड़े ही कट वो जो उनके संबंध हैं भारत से वो थोड़े ही कड़वे हैं? हमने यही देखा है कि भारत के साथ बहुत ज़्यादा कड़वे संबंध वो रखती हैं अपने हस्बैंड की ही तरह। तो केवल भारत के लिए आवामी लीग या शेख हसीना ही एक अच्छा ऑप्शन है,
या जो अब नई रियलिटी आ रही हैं कि जिसमें अब जो बीएनपी पार्टी है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, वो खुद बीमार हैं और तारिक रहमान उनके जो बेटे हैं वो शायद उसे टेक ओवर करके इलेक्शन भी वो जीत सकते हैं। तो उसे भारत को अब साधना चाहिए या फिर से शेख हसीना पर ही सारे पत्ते लगाने चाहिए? देखिए सर, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि राजनीति में कोई भी ना कभी हमेशा के लिए दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, जो मुइज्जू साहब थे वो पहले भारत के कितने धुर विरोधी थे, और फिर एकदम से क्या क्या चीजें हुई, किस किस ढंग से बात हुई कि वो खुद भारत आ रहे हैं और एकदम सब चीजें सहज हो गई। तो ये तो इंटरनेशनल राजनीति में चलता रहता है, यहाँ पर कभी कोई ऐसा नहीं होता है कि ये ध्रुव विरोधी है या पक्ष में है। ये तो कुछ एक चीज ऐसी मानी जा सकती है कि भारत और पाकिस्तान है, इनका कभी कोई तालमेल होने की संभावना नहीं है। बाकी और देशों के साथ भारत के संबंध ऐसे नहीं है। आप मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। वाजपेयी साहब के समय में जब शेख हसीना ही थी बांग्लादेश में, तो हमारे जो बीएसएफ के 18 जवान थे उनके सिर काट लिए गए थे। अब आप समझ लीजिए, क्या शेख हसीना भारत के खिलाफ थी? उस समय इतनी बड़ी घटना होगी, इसके बावजूद भारत और बांग्लादेश के संबंध बने रहे हैं, भारत ने कोई अटैक नहीं किया। तो ये जो चीजें हैं ये होती रहती हैं राजनीति में। लेकिन अब कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है बांग्लादेश की कि वहां पर जो बाहरी ताकतें हैं वो उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं। भारत का जो एक रुख है बांग्लादेश पर वो हमेशा से बहुत ढुलमुल और सॉफ्ट दिखाई देता है। ये हम अपने दूसरे पड़ोसियों पर भी देखते हैं, नेपाल के साथ भी, श्रीलंका के साथ भी। और सबसे ज़्यादा जो कट्टरवाद है वो बांग्लादेश में ही दिखता है। पहले की सरकार, जैसे आपने बताया कि हमारे बीएसएफ जवानों के सिर काट लिए गए और तब भी कुछ नहीं किया गया। और आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। दीपू चंद जैसे हिंदू जो युवक हैं वो बुरी तरीके से मॉब लिंचिंग करके मारे जा रहे हैं और भारत की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। तो क्या समझे हम, भारत क्या बांग्लादेश में कुछ करने से किसी वजह से घबरा रहा है? क्या वहाँ पे जो आप उदाहरण दे रहे हैं कि बाहरी ताकतें हैं, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, क्या उनका उसे खतरा है? ये पहले से ही जो हमें ऐसा दिख रहा है भारत का रुख, तो ये क्या वजह है कि भारत कोई ठोस कदम नहीं उठाता है इन देशों के खिलाफ? देखिए सर, कहीं कोई ऐसी स्थिति अगर होती है, देखो श्रीलंका में भी यही स्थिति हुई है जैन जी के नाम पर, नेपाल में हो चुकी है, दो जगह तो आप साफ देख रहे हैं तख्ता पलट हो गया, वही बांग्लादेश में हुआ। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो देश के अंदर से हो गई है, इसमें बाहरी ताकतें रहती हैं। और भारत एक ऐसा देश है, ये बिल्कुल कटु सत्य आपको मानना पड़ेगा, कि इससे पश्चिमी देश भी चिढ़ते हैं। पाकिस्तान को वो तभी ज्यादा प्रोत्साहन देते रहते हैं। अमेरिका का रुख आपने देख लिया कि ट्रंप साहब ने क्या क्या काम किया है। ट्रंप साहब ने तो मुनीर को और शहबाज शरीफ को बुला लिया कि मेरे जूते चाटो और मैं तुम्हें गोदी में बैठा लूंगा, लोग पैसे ले लो। तो ये स्थिति होती है। भारत की जो स्थिति है अब नहीं, पहले से ही आप देख लीजिए, नेहरू जी थे जिस समय पर, और जब दो धुरी बनी हुई थी अमेरिका और रूस, तब भी नेहरू जी ने कह दी कि नहीं, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्ष बना लिया उन्होंने, और उसमें इतने सारे देश जुड़ गए। तो देखो, दूसरे को तो चिढ़ होगी यदि उसकी नेतागिरी के खिलाफ आप कोई काम करोगे। तो इंदिरा गांधी ने तो बिल्कुल डंके की चोट पर हमला कर दिया, पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिए, और अमेरिका ने अपना वो भी बेड़ा भी भेज दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कही कि नहीं, हम तो करेंगे, अब जो होना हो। अब मोदी जी ने खूब, दुनिया ने शोर मचा रहे हैं, खूब कर रहे हैं कि भाई इस पे पाकिस्तान अपने बता रहा है कि मुझ पे तो इतने बड़े बम धरे हैं कि मुझ पे छोटे भी रखे हैं, बड़े भी रखे हैं। मोदी जी ने कहा कि नहीं, एकदम से उसके ऊपर मिसाइल की बौछार कर दी ब्रह्मोस की, और उसको तहस नहस कर दिया, घुटने पे ला दिया, वो चीखने चिल्लाने लगा। ट्रंप साहब ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी कि मोदी साहब बस ये कह दें कि हाँ, ट्रंप साहब हैं युद्ध को रुकवाने में। और मोदी साहब ने बिल्कुल शोर करके ये कह दिया कि किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पाकिस्तान ने नाक रगड़ी हमारे सामने, तब हमने अपने अटैक बंद किए हैं। तो आप खुद समझिए कि भाई भारत को कोई क्यों पसंद करेगा। भारत कह रहा है कि नहीं, मैं तो भाई तुम्हारे पास अपने चेयर डाल के बैठूंगा, जितने चौधरी तुम हो उतना मैं हूं। पाकिस्तान कह रहा नहीं, मैं तुम्हारे जूते चाटूंगा, लाओ कहां तुम्हारे जूते, तुम्हारे जो चपरासी हैं उनके भी जूते दो मुझे, मैं उन्हें भी साफ करूंगा। तो बताओ लोग वाकई किसे पसंद करेंगे। तो इसलिए भारत के खिलाफ एक ताना बाना बुन दिया जाता है कि ये हमको भी कहीं ओवर नहीं कर दे,
इसलिए ये सब समस्या रहती हैं और भारत इनको टैकल करता है अपने ढंग से। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस स्थिति पर बात करने के लिए। अगले प्रोग्राम में हम उन बिंदुओं पर भी बात करेंगे जो आज के प्रोग्राम में हम नहीं ले पाए हैं। यह स्थिति बहुत ही नाजुक है, ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि भारत के पूरे जो नेबरहुड है उसमें। भारत के सभी जो नेबर्स हैं, चाहे नेपाल है, चाहे श्रीलंका है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान है, सभी में अब वो ताकतें बैठी हुई हैं जो भारत विरोधी हैं, जैसे कि चीन, जैसे कि इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका। ये पूरी तरीके से भारत के हितों को ताड़ ताड़ करते हुए, उन्हें ताक पे रखते हुए भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जैसे सर ने बताया कि भारत एक बहुत उभरती हुई शक्ति है और उसकी उस शक्ति को वो रोकना चाह रहे हैं, जो कि एक रियलिटी से परे की चीज़ लग रही है। तो धन्यवाद सर आपका हमारे बहुत बहुत प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।